हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीएस रिसर्च। तो आज हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का या भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, और खासकर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है यूपी पेट पर। तो पीईटी में जो है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा ये आपको जो है पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। आपको सारे आर्टिकल नहीं याद करने हैं जितने भी हैं, आपको उनमें से जो है ये जो मैं 80 आर्टिकल बता रहा हूँ इन्हीं को बस याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताता है। अनुच्छेद नंबर 1 जो है क्या बताता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले आप पहली क्लास में जाते हैं तो आपको क्या बताया जाता है कि आपको नाम कैसा लिखना है, आपके जो है आपके क्षेत्र का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी जो है हमारे देश का क्या नाम है और हमारे जो राज्य क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, उनके क्या नाम है, ये इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिया हुआ है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं में मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। अगर जैसे योगी जी हमारे हैं, नाम में परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो ये जो है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम जो है नए राज्यों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ये सब अनुच्छेद नंबर 3 में है। तो अनुच्छेद नंबर 3 हो गया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 13 आ गया इसके बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार। तो ये अनुच्छेद 13 उसी का पार्ट है। तो अनुच्छेद 13 क्या बताता है, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 बताता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14। इससे क्या अभिप्राय है, कानून के समक्ष समानता से कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसा भी हो, उसको जो है कानून के समक्ष में सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 ये बताता है। अनुच्छेद 16 है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 क्या बताता है, 16 16 बताता है आपका सरकारी नौकरी में कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जो है धर्म का हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, तो कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगी तो उसमें उसको जो है समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारा 16 बताता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अनुच्छेद 17 देख लीजिए क्या है, अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, यानी अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत से अंत जो है अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो है अनुच्छेद 19 बताता है। यानी ऐसे ही अगर जो है पेपर में आ गया कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन सी आर्टिकल में आती है, तो प्रेस की स्वतंत्रता हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ वाले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं, चाहे वो फर्जी हो चाहे सही हो, उसके बाद वो लोग अगली दिन उससे माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो ये स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है, कोई भी आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में देना होता है, बेबाक के लोग लिखते जाते हैं, तो इसका जो स्वतंत्रता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये जो है आर्टिकल 19 से है रिलेटेड। अब देखिए आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है जुड़ा था जो है अमेंडमेंट 1986 में जो है अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें है। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अब देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये आ गया आपका, ये भी इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक के बारे में अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 31C में लिखा हुआ है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या है इसमें। और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। अब देखिए ये अनुच्छेद 32 है, 2 तरीके की रिट होती हैं, एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, एक हम हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट 5 तरीके की रिट होती है, जानते ही होंगे आप लोग, हाईबियस कार्पस होता है, मंडामस होता है, प्रोहिबिशन होता है और सेड्यूटरी होता है। इस तरीके से 5 जो है रिट होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक तो रिट जारी होता है वो आर्टिकल 32 के द्वारा होता है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाई कोर्ट में जो रिट जारी करते हैं वह कौन से आर्टिकल से डील होता है, तो वो आर्टिकल होता है 226। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, यानी 12 से 36 तक आपका मौलिक अधिकार था। अब 36 से 51 तक आपका क्या जाता है, निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल जो है डीपीएसपी में आता है कि राज्य लोगों
के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अब अनुच्छेद 40 में आ जाता है ग्राम पंचायत का गठन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इधर आ चुका है। और ये जो है आर्टिकल 44 जो है, ये है एक नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है कि जो है सबके लिए एक तरीके का कानून लागू होगा। जैसे मान लीजिए हिंदू है तब भी उस पर सेम कानून लागू होगा, मुस्लिम है उस पर भी सेम कानून लागू होगा। इस शरीयत कानून या हिंदू जो एक्ट हैं वो सब लागू नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो अभी ये जो है लागू करने वाले हैं देश में यूसीसी, ये सिर्फ अभी गोवा में लागू है। एकमात्र राज्य जहाँ पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है वो गोवा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? आर्टिकल 44। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद नंबर 45 में। अब देखिए 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 50 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 50। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है क्या कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो डीएम होता है आपका, वो जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, और जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है वह क्या होता है? न्यायपालिका का प्रधान होता है। तो इस तरीके से दोनों को जो है एक ही व्यक्ति जो है दोनों कार्य को नहीं संभाल सकता, नहीं तो क्या होगा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो बाकी और तरीके की समस्याएं होंगी। तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अब देखिए आगे अनुच्छेद 51 आ गया आपका। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये आपका डीपीएसपी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 आ गया, ये हो गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में आप जानते होंगे, कौन से आयोग की सिफारिश पे आया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पे जो है लागू हुआ था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये तो आपका था जो है 42nd था। 42nd के द्वारा ये जो है लागू किया गया था। 42nd नहीं, सॉरी 44th था, 1978 जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य। अब आइए, ये आ गया आपका अनुच्छेद नंबर 22। ये दिया है आपका अनुच्छेद नंबर 72। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करने का प्रावधान, ये सब किस में है? आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल किस में है? आर्टिकल है 72। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं क्षमादान यानी पार्डन। पार्डन की जो शक्तियाँ हैं जो है ये पूछता है राष्ट्रपति की और जो है राज्यपाल की, किस किस में है। तो अभी आप राष्ट्रपति का देख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 72 में जो है राष्ट्रपति की के पास शक्तियाँ हैं कि वह किसी की सज़ा को कम कर सकता है, किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अब आगे देखिए 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद एक होनी चाहिए। ये जो है 74 में है। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में, भारत के महान्यायवादी। अब इस समय आपके भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं, उनका जो है आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य पूछेगा कौन से आर्टिकल में है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आर्टिकल 78। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया जो है धन विधेयक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका धन विधेयक की परिभाषा। ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 110 में। तो पूछता है कि जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह जो है कौन डिसाइड करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 110 से। और अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट बोलते हैं। तो ऐसा है, क्वेश्चन आता है कि बजट जो है बजट क्या कहीं कहीं पूछ लेता है कि जो है क्या बजट जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो बजट जो है किसी आर्टिकल में दिया होता है। बजट जो है कहीं लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 123, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति को के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अब सिंपल 1 2 3 यानी राष्ट्रपति से अभी तक रिलेटेड हम जितना पढ़ चुके हैं, एक तो राष्ट्रपति से रिलेटेड था आर्टिकल 72 यानी उनके क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या है? वो है आपकी जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 111 भी इंपॉर्टेंट है। 111 में क्या है? 111 में है, आर्टिकल 111 में है आपका वीटो पावर है। वीटो पावर जो है यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। और जो है डाक विभाग का कोई एक जो है था बिल, उन्होंने उसको जो है रोके रखा था, तो उन्होंने वीटो पावर यूज़ किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वीटो पावर यूज़ किया है इंडिया में, ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 जिसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 में क्या होता है कि राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है कैग की बात हो रही है यहाँ पे। 148 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है एग्जाम में। अब देखिए 149 में क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ हैं इसमें। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? आर्टिकल 155। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, और आर्टिकल जो है 161 में
आर्टिकल 161 में क्या होता है? आर्टिकल 161 में होता है राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ। तो ये क्षमा को कम करना, टालना और नियमित करना जो है राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं, 161 में है। 155 में है राज्यपाल की नियुक्तियाँ और 161 में है जो है राज्यपाल की शक्तियाँ। अब बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 163। इसमें क्या है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा वो स्टेट का होगा। तो यहाँ पे स्टेट के मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट एग्जाम में आ सकता है कि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल 165। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। आर्टिकल 168 में है राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 168 में क्या है? विधानमंडल है। 169 में क्या है? विधान परिषद है। अब देखिए, विधानमंडल बड़ा होता है, पहले आएगा 168 और विधान परिषद जो है 169 पे आएगा। विधान परिषद केवल जो है 6 राज्यों में है, ये भी याद रखिएगा। अब राज्यों में विधानसभाओं की संरचना है 170, राज्यों में विधान परिषदों की संरचना है, ये आपकी 171 है। अब 172 में है राज्य विधानमंडलों की अवधि। 173 में है राज्य विधानमंडलों की सदस्यता की योग्यता। आपको अभी जो है, आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सारा हो गया, लेकिन आप 2-3 बार इसको जब पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने जो है, मैं इसको 10 बार पढ़ चुका हूँ, तो मुझे जो है लगभग याद ही हो गया है सारा। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं मैक्सिमम आर्टिकल बता दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऐसे ही आप लोग जब 4-5 बार रीडिंग करेंगे, अभी कोई जादू तो है नहीं कि जो है एक बार में याद हो जाए, तो एक बार में तो कभी नहीं याद होगा, तो आपको जो है 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4-5 नंबर से आपकी रैंक जो है 8,000, 10,000, 20,000 भी पीछे जा सकती है, इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए जो है आपको 4 से 5 बार रीडिंग मारनी ही पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 174 में क्या है? राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन। अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है 178 में। आर्टिकल 194 में है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। 194 में क्या है? महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता की शक्तियाँ हैं, विशेषाधिकार हैं और प्रतिरोधक क्षमता है। राज्यपाल द्वारा किसी बिल को स्वीकृत करना, ये 200 में क्या है? राज्यपाल द्वारा किसी बिल को जो है स्वीकृत करना, ये जो है आर्टिकल 200 में है। आर्टिकल 202 में क्या है? राज्य विधानमंडल का वार्षिक विवरण। अब आइए वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। 210 का पूछ लिया, किसी भी जो है राज्य विधानमंडल में जो इस्तेमाल करने वाली भाषा है, आर्टिकल 210 में है। आर्टिकल 212 में क्या है? न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, यानी न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसमें? विधानमंडल की कार्यवाही में। आर्टिकल 213 में क्या है? 213 देखिए, 123 में क्या था? जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में था। अब 213 में क्या होगा? यहाँ पे होगा राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। ठीक है, 123 और 213 ऐसे याद कर सकते हैं आप रिलेट करके। 111 में क्या था? यानी 111 में था वीटो पावर, जो अभी तक सिर्फ एक राष्ट्रपति यूज़ किए हैं, ज्ञानी जैल सिंह। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है इसमें। अनुच्छेद नंबर 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं इसमें। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देखे रहेंगे तो आप लोग को जो है रिलेट कर पाएंगे जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऑप्शन जनरली जो है दूर दूर ही दिया रहता है। बहुत पास दे देगा तब वो टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप लोग अगर इन 80 आर्टिकल को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे जो है, तो आपको जो है उनको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आर्टिकल 226 में क्या है? उच्च न्यायालय मेरिट जारी करने की शक्ति। मैंने बताया था ना आगे कि जो है 32 से हम लोग क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट मेरिट जारी करते हैं, और 226 से हम लोग क्या करते हैं? उच्च न्यायालय मेरिट जारी करने की शक्ति है इसमें। आर्टिकल 23991 ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अनुच्छेद 239 डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें। और आर्टिकल 243 में 3B में है पंचायतों का गठन। 243C में है पंचायतों की संरचना। 243G में है पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्तियाँ, अधिकार। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि स्टेट एग्जाम में जनरली पंचायतों के बारे में पूछ लेता है। तो 23B में क्या है? पंचायतों का गठन है। 243C में क्या है? पंचायतों की संरचना है। 243G में क्या है? पंचायतों की जिम्मेदारियाँ, शक्तियाँ और अधिकार है। 243K में क्या है? पंचायतों का चुनाव है। 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति क्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिकार। अब देखते होंगे आप लोग कावेरी नदी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता है दो स्टेट के बीच में, तो उन सब के विवाद को निपटाने के लिए जो है आर्टिकल 262 है। इसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का जो है अधिनिर्णय। अब अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में 263 हो जाएगा। 265 में है कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 में क्या है? कुछ राज्यों को संघ से जो है अनुदान मिलता है, उसके बारे में है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग की स्थापना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है आपका अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद नंबर 300 में क्या है? वाद और कार्यवाहियाँ हैं। अनुच्छेद 300 ये है क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना जाए। यानी 3 ये क्या है? ये पहले जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था 300A, लेकिन जो है अमेंडमेंट 44 1978 के द्वारा 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया 300A को जो है। तो
अब अनुच्छेद 311 में देखिए, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्दाश्त हो गई। ये देख लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 312। ये है आपका अखिल भारतीय सीमाओं से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 315 संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग की स्थापना है इसमें। अनुच्छेद नंबर 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं इसमें। अनुच्छेद नंबर 323 ए में है प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद नंबर 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित, यानी 324 में जो है निर्वाचन आयोग है। ठीक है। 312 में क्या है, 312 में है आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और लोक सेवा आयोग के कार्य हैं 320 में। ठीक है। और अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद होना चाहिए आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किसमें, अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद नंबर 325 में क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपात यानी 52, 56, 60 ऐसे याद कर लीजिए, ये तीनों जो है आपातकाल से हैं। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से इसका उपबंध लिया गया है। तो आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 आपात की उद्घोषणा है इसमें, इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 356 में है राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, यानी राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हो आप। और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में आज तक कभी लगा नहीं है। तो 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, यानी इसको याद कर लो ऐसे 352, 356, 360, यानी 52, 56, 60। तो 52, 56, 60 में क्या है, आपातकाल है। आपातकाल का उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। ये जो है भाग 18 में आता है। और अनुच्छेद नंबर 352 आपात की उद्घोषणा है, जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में है आपका जो है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब आइए 365 के बारे में जान लीजिए। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 368 में क्या है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संशोधन करने की, संविधान में संशोधन करने की जो है शक्ति अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा मिलती है। ठीक है। अब आगे बढ़िए अनुच्छेद नंबर 370, जो कि अब जो है खत्म हो चुका है। ये जो है जम्मू कश्मीर से जो है स्पेशल पावर्स के बारे में था जम्मू कश्मीर के लिए, इसको जो है हटा दिया गया है 2019 में। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो है हमारा शुरू के जो है 1 से लेकर 5 तक, शुरू के हमारे 1 से लेकर 5 तक इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 12 से 36 तक इंपॉर्टेंट हैं, 12 से 36 तक इंपॉर्टेंट है हमारे। फिर हमारे हैं आपके 36 से 51 तक हैं DPSP, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं 52 से 62, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 52 से 62 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 72 से लेके, देखिए 74 से लेके जो है 74 से लेके 85 तक इंपॉर्टेंट है उधर। फिर आप राष्ट्रपति से रिलेटेड देख सकते हैं 111 इंपॉर्टेंट है, 111 इंपॉर्टेंट है, 111 इंपॉर्टेंट है। फिर 123 हो गया, 213 हो गया, 368 हो गया, 368 हो गया आपका, 312 हो गया, 312 हो गया। और उधर 115 से लेके आपका 130 तक इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछता है 76, 148 पूछ लेता है कैग के बारे में। तो ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको सारे आर्टिकल जो है याद हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी PDF पसंद आई हो, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जो है आप, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसी ही वीडियो जो है चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।